डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हो, थॉमसन का मॉडल हो, रदरफोर्ड का मॉडल हो, इन सब मॉडल्स की बच्चों हमने कुछ ना कुछ लिमिटेशंस देखी हैं। अभी बोर का मॉडल पढ़ा है, बाकायदा बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारे सम्स भी करें इसके ऊपर हम लोगों ने, बहुत सारे फार्मूले भी डिराइव करें, पर इसमें भी बच्चों कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ऑफ कोर्स हैं। सबसे पहली बात बच्चों, जो बोर का मॉडल हम लोगों ने जब करा तो उस पर जब भी हमने न्यूमेरिकल्स करे, आपने गौर करा होगा बच्चों, हमने हाइड्रोजन के लिए करे, खूब सारे हाइड्रोजन के लिए न्यूमेरिकल्स करे, इनफैक्ट पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, लाइमन, बामर, पास्टन वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने हीलियम प्लस के लिए करे, हमने लिथियम 2 प्लस के लिए करे। आप कभी भी गौर कीजिए बच्चों, मैंने कभी भी आपको जो सम कराया वो हीलियम के लिए नहीं कराया, मैंने आपको कभी भी जो सम कराया बच्चों वो लिथियम के लिए नहीं कराया, हमने हीलियम प्लस के लिए करा, हमने लिथियम 2 प्लस के लिए करा। अब क्या होता है जरा देखें, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये हाइड्रोजन है। अभी बच्चों जरा हीलियम प्लस के बारे में बात करें तो हीलियम के न्यूक्लियस में बच्चों 2 प्रोटॉन है, उसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और 2 प्रोटॉन भी हैं, 2 न्यूट्रॉन भी हैं। अभी बेसिकली हमारा अटेंशन टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये हीलियम है। लेकिन जब मैं हीलियम प्लस बना देता हूं तो उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो एज इट इज रहेंगे, बच उन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल देंगे तो इट विल बी हैविंग अल्टीमेटली ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बच्चों लिथियम विच डज हैव 3 प्रोटॉन्स and 4 neutrons inside the nucleus, there are 2 electrons in the first shell, there is 1 electron in the second shell. And if this is a lithium, and if you remove 2 electrons, then what you get? If you remove 2 electrons, then it is having only 1 electron remaining back. सो दिस वुड बी बच्चों लिथियम 2 प्लस आयन, ये लिथियम 2 प्लस आयन होगा। और इसमें देखिए क्या है बच्चों, अब एक इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर आप देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और लिथियम 2 प्लस आयन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का ये है बच्चों कि ये जितने भी आपने एटम्स या आयन्स देखे जिनके लिए आपने बोर का मॉडल का न्यूमेरिकल्स करे, वो बच्चों सिर्फ उनके लिए लगा करते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो बच्चों, विच आर सिंगल इलेक्ट्रॉन species, either you say which are single electronic species or you say बच्चों mono electronic species। ये कौन सी स्पीशीज होंगी बच्चों, या तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल दीजिए या फिर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस इनके लिए लगेगा बच्चों, जिन्हें हम दूसरी भाषा में यूं भी बोला करते हैं कि जिनमें यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, जिनमें केवल मात्र एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सिंगल बोल दीजिए, यूनी बोल दीजिए, मोनो बोल दीजिए, सब चलेंगे बच्चों। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ये नहीं लगता, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मैं इसे हीलियम के लिए नहीं लगाता, मैं इसे लिथियम के लिए नहीं लगाता, मैंने कभी भी हीलियम के लिए सम नहीं करा, मैंने कभी भी लिथियम के लिए नहीं करा, मैं इसे बच्चों सोडियम के लिए नहीं लगा सकता। आई कैन नॉट अप्लाई फॉर सोडियम, बट यस आई कैन अप्लाई फॉर सोडियम 10 प्लस। यू नो दैट सोडियम डज हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 10 मैंने निकाल दिए। 10 जब निकाल दूंगा तब लग जाएगा, लेकिन जब तक 10 इलेक्ट्रॉन थे, 8 थे, 9 थे, 7 थे, 6 थे, 5 थे, नहीं लगता था। तो बोर का मॉडल की सबसे पहली और सबसे खास लिमिटेशन अगर मैं कहूँ बच्चों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम से कम तो वो यही है। सबसे खास जो लिमिटेशन है बच्चों, उसकी जो सबसे खास कमी है वो ये कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज स्पीशीज विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, विच आर कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, विच आर मोनो इलेक्ट्रॉनिक और यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूं बच्चों मैं आपको, इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है बच्चों, हमने जो बोर के मॉडल का जो सबसे पहला जो पोस्टुलेट पढ़ा बच्चों, उसमें आपने देखा कि देयर आर जेड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इफ द चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन इज ई, देन प्रोटॉन चार्ज वुड आल्सो बी ई, एंड देयर इज जेड ई चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग हियर, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। नाउ यू फाइंड दैट फोर्स जो रहेगा बच्चों इन दोनों के बीच में, वो रहेगा Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 r square, and this force will provide the desired centripetal force। ये desired centripetal force देगा, हम लोगों ने देखा है बच्चों। अब आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस ने कितना फोर्स लगाया, आपने समझा भाई। दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ऑफ कोर्स देयर इज अट्रैक्शन, अनडाउटेडली दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। लेकिन आप उस समय एक बात भूल गए बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी इलेक्ट्रॉन भी तो हैं जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन देयर आर सम मोर इलेक्ट्रॉन। अरे भाई जेड प्रोटॉन अगर है तो जेड ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जेड प्रोटॉन्स हैं तो जेड ही इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी तो इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो ऑफर सम फोर्स ऑफ रिपल्शन टू दिस व्हिच वी हैव फॉरगॉटन, जो हम भूल चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन वो रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, ये अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो टोटल फोर्स होगा वो तो पहले से रिड्यूस हो गया ना भाई। ये जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर ऑफरिंग सम फोर्स ऑफ रिपल्शन टू दिस इलेक्ट्रॉन, सो द अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू वुड बी रिड्यूस्ड डाउन, would not be equals to this much force, because this is the force acting over the electron solely because of the nucleus। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के कारण लग रहा है, जबकि बाकी इलेक्ट्रॉनों के कारण जो फोर्स लगेगा आप उसको काउंट नहीं कर रहे, आप केवल न्यूक्लियस के फोर्स को काउंट कर रहे हो। सो ये बच्चों लॉजिकली फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली गलत है, और यहीं से हमारी शुरुआत ही गलत हुई थी। एक्चुअली हमारी शुरुआत ही गलत हुई थी बच्चों, इसीलिए हम बोला करते हैं कि ये मॉडल हम भूल गए कि बाकी इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे बाकी कोई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का फोर्स ऑफर नहीं कर रहा। इस फार्मूले को लिखने का तो मतलब यही हुआ ना कि हम ये मान रहे हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सपीरियंसिंग द अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ this nucleus, but not having any kind of repulsion because of this electron, जबकि गलत है बच्चों। हम वो भूल गए, इसी कारण से बच्चों हम बोल देते हैं कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी कोई इलेक्ट्रॉन वहां पर है ही नहीं, क्योंकि अगर होते तो रिपल्शन लगाते, और रिपल्शन नहीं लिखा मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोर के मॉडल की बच्चों सबसे पहली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई मस्ट टेल इज द बिगेस्ट लैकुना ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल, कि भैया ये मॉडल हमें ये कतई नहीं बताता कि ये बताता है कि भैया एक ही इलेक्ट्रॉन, जबकि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो ये इसकी सबसे पहली थी बच्चों। इनफैक्ट मैंने देखा है कि कई लोग ये बोलते हैं कि साहब ये हाइड्रोजन के लिए ही लगता है। ये कहना गलत होगा बच्चों कि केवल हाइड्रोजन के लिए, लग तो हीलियम प्लस के लिए रहा है, लग तो लिथियम 2 प्लस के लिए रहा है, लग तो सोडियम 10 प्लस के लिए लग रहा है। मैं इसे ऐसा कहूं बच्चों कि केवल हाइड्रोजन के लिए लग रहा है तो ये कहना गलत होगा। आई मस्ट टेल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस हो या एटम्स हो, जो भी हो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक मतलब जिनमें केवल मात्र एक इलेक्ट्रॉन हो, विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वो होते हैं, उनके लिए बोर का मॉडल लगता है, अदरवाइज नहीं लगता बच्चों। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों वो सिर्फ हाइड्रोजन के लगता है, हालांकि कुछ लोग उसको लिथियम वगैरह के लिए लगाया करते हैं, फिर वो बोलना पड़ेगा। मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले बच्चों कि अगर नहीं बोला तो वो अंडरस्टूड है कि फिर वो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि वो जो अल्ट्रा वायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन बच्चों तभी आएगा जब आप हाइड्रोजन लेंगे, अदरवाइज फिर वो रीजन चेंज हो सकते हैं। एनीवेज, सो बच्चों ये जो है आपके पास में सबसे पहली लिमिटेशन थी। और दूसरी बात जो बोर है बच्चों वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है, मैं इसमें कोई संशय नहीं मानता बच्चों कि बोर का मॉडल बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। लेकिन बच्चों एक्चुअली में जो ऑर्बिट होते हैं बच्चों वो सिंगल ऑर्बिट नहीं होता। वो कैसे होते हैं? वो ऐसा जो ऑर्बिट होगा इसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो ऐसे भी घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा। भाई ऑर्बिट जो होते हैं दे ऑल आर नॉट लाइंग इन सिंगल प्लेन, वो एक ही प्लेन में नहीं होते। एक ऑर्बिट ऐसा है तो एक ऑर्बिट ऐसा है तो एक ऑर्बिट ऐसा है तो एक ऑर्बिट ऐसा है, तो वो सिंगल ऑर्बिट नहीं होता, वो मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में नहीं होता। कुल मिलाकर सॉरी, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो प्लेनर नहीं होते हैं, वो कोई किसी की कोई कैसा है तो कोई कैसा है। मतलब कुल मिलाकर बोर का मॉडल बोलता है कि जो एटम है दैट शुड बी अ प्लेनर थिंग, वो एक प्लेनर चीज होना चाहिए, जबकि कायदे से वो प्लेनर नहीं होता बच्चों। वो जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है बच्चों। तो ये बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर का मॉडल उसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, लेकिन उसके कहने का तो मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए पहला ऑर्बिट ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा है, तीसरा भी ऐसा है, वो ये बोल रहा है। लेकिन एक ऑर्बिट ऐसा है तो कोई एक ऐसा है, तो यहाँ जाके बोर का मॉडल फेल हो गया। तीसरी बात बच्चों जो बोर के मॉडल की थी, उसने प्योरली इलेक्ट्रॉन को बच्चों एक पार्टिकल माना। ही एज्यूम कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों दैट इज अ पार्टिकल, वो पूरी तरह से एक कण है, पूरी तरह से वो पार्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकली बच्चों वो एक पार्टिकल है, माना मैंने वो पार्टिकल है। लेकिन अभी आगे चल के बच्चों हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस।
और इसके अलावा बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हिजनबर्ग भी इसको कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। तो जो है बच्चों ये दोनों थ्योरीज बोलती है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल बट इट इज आल्सो अ वेव। एक्चुअली ये दोनों जो हाइपोथेसिस या दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, ये दोनों बताते हैं कि लाइट जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ वेव। तो यहां जाकर भी बोर का मॉडल फेल हो गया। बोर का मॉडल नहीं बता पाया कि वो वेव है, वो तो बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हम इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह काम कर रहा है, ना कि एक पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा भाग आपको पढ़ना बच्चों स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, जो इसी बारे में अभी इलस्ट्रेट करेगा। अभी थोड़ी देर में हम उस पर आएंगे। तो बच्चों ये जो है ये कुछ उसकी लिमिटेशन थी। उसके अलावा हाँ भाई, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या देखा कि जब भी आउटर से इनर में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है ईएम वेव्स की फॉर्म में, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर मैं किसी पर्दे पर ऑब्टेन करता हूं तो मुझे जो मिलता है उसे मैं बोलता हूं स्पेक्ट्रम। स्पेसिफिकली हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी। ऐसा नहीं है कि दूसरे एटम स्पेक्ट्रम रिलीज नहीं करते, बट हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इज डील्ड इन द लार्जेस्ट वे। नाउ ये देखा गया बच्चों कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हुई, व्हेन दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रिलीज हुई बच्चों, जो प्रकाश तरंगे, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो लाइट वेव्स रिलीज हुई, वो बच्चों जब उनको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, व्हेन दे आर पास्ड थ्रू सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड से पास करने पर बच्चों वो जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, वो लाइंस वो टूट जाती हैं। मे बी 2 पार्ट्स में, मे बी 3 पार्ट्स में, मे बी 4 पार्ट्स में, वो जितने भी पार्ट्स में हों बच्चों वो ब्रेक हो जाती हैं। तो जब बोर्ड से पूछा गया कि ये ब्रेक क्यों गई, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम में से कई लोगों का शायद ये मानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होते होंगे, उसमें मैग्नेट होती होंगी। जब हम सुनते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे तो उसका अभिप्राय, उसका तात्पर्य यही निकाला जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उसमें मैग्नेट भी होंगे। बच्चों ना तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, ना ही उसमें कोई मैग्नेट है। इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट। तो वहां जाकर बच्चों जो है कई लोगों का मानना होता है कि सब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट है, नहीं है। मैंने आपसे जैसा कहा, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, मैग्नेट भी नहीं है, अल्टीमेटली इस पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं डालती। नो इफेक्ट इज ऑकर्ड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फिर जब उससे पूछा गया कि जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो ये ब्रेक क्यों हुई, बोर नहीं बता पाया। बोर इस बारे में नहीं बता पाया कि क्यों ब्रेक हुई। ये जो है बच्चों, इससे हम लोग ज़ीमैन इफेक्ट कहा करते हैं। इसे हम बोला करते हैं बच्चों ज़ीमैन इफेक्ट। क्या? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पास्ड थ्रू सर्टेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन दे आर ब्रोकन इनटू सम अदर पार्ट्स। बच्चों जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैग्नेटिक फील्ड से पास करा तो वो कुछ पार्ट्स में ब्रेक हो गई, और इसको हम बोला करते हैं बच्चों ज़ीमैन इफेक्ट, ज़ीमैन प्रभाव। बोर इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया, व्हेन दे आर पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो इससे जब पास किया गया तो ये यहाँ जाकर क्यों ब्रेक हो गई, और पतली पतली फाइन लाइंस में ये ब्रेक हो जाती है बच्चों। तो ये ऐसी पतली पतली फाइन लाइंस में क्यों ब्रेक हुई, तो बोर के पास में इसका भी कोई आंसर नहीं था। ये जो फिनोमिना बच्चों, इस फिनोमिना को हम बोला करते हैं स्टार्क इफेक्ट। Splitting of electromagnetic wave under the effect of some external magnetic field is known as बच्चों Zeeman effect. A splitting of electromagnetic wave under the effect of some external magnetic field is known as a Zeeman effect. स्टार्क इफेक्ट बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बोर के पास में बच्चों इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं थे। यहां जाकर बोर का मॉडल जो है बच्चों वो फेल हो गया। और दूसरी बात बच्चों, बोर का जो मॉडल है, अभी आगे चल के आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे जिसमें बकायदा आप लोग मॉलिक्यूल्स के, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है बच्चों, ये जो मॉडल है बच्चों, ये उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो किसी का पिरामिडल है, तो किसी का ऑक्टाहेड्रल है। तो बोर का मॉडल बच्चों उन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता। तो दीज वर सम लिमिटेशन बच्चों। पहली बात, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्केल लगता है। दूसरी बात बच्चों, ये एटम के 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बोलता है, जबकि वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में पास करने पर ब्रेक क्यों हुई, बोर के पास इसका कोई जवाब नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करने पर ब्रेक क्यों हुई, बोर के पास इसका कोई जवाब नहीं। और बच्चों ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर
आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं करता, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं बच्चों इस एटॉमिक फिजिक्स के या एटॉमिक केमिस्ट्री के। और मतलब ये सिर्फ वेव पार्टिकल नेचर के बारे में बोल रहा, वेव नेचर के बारे में नहीं बोल रहा, ये मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी नहीं देता। एक और लिमिटेशन बच्चों जो आपको बोर एटॉमिक मॉडल में मिलेगी वो ये है कि जब आप देखिए, जब आपको ये पता है बच्चों कि जब ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट है। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है, आपको अलग अलग वेव्स मिल रही हैं। अब ये अलग अलग ऑर्बिट है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और वो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा जितना इन दोनों का डिफरेंस है भाई। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और उतनी एनर्जी रिलीज करेगा जितना इन दोनों का डिफरेंस है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना साहब, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए जो भी डेल्टा ई आया, आपने डेल्टा ई से एच सी बाय लेमडा निकाला और उससे आपने लेमडा की वैल्यू निकाली। सपोज कीजिए वो लेमडा की वैल्यू बच्चों 5500 एंगस्ट्रॉम आ गई। मान लीजिए इस ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है बच्चों दैट इज 5500 एंगस्ट्रॉम। इस ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है बच्चों वो है 5500 एंगस्ट्रॉम। आप ये समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। अब बारी ये आई साहब कि जब यहाँ से यहाँ आया तो 5500 रिलीज होना चाहिए, लेकिन देखने में ये आया कि 5500 ही नहीं 5450 भी रिलीज हुई, भैया 5550 भी रिलीज हुई। ये मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम टेंटेटिव वैल्यूज कि हाँ साहब इस भाई इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकाला, उससे वेवलेंथ निकाली, वो आई इतनी। मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहता है कि साहब इतनी रिलीज होगी, प्रैक्टिकली देखा तो इतनी रिलीज हो रही है, तो वो हो रही है पर ये भी हो रही है। तो जब बोर्ड से ये पूछा गया कि ऐसा क्यों, आपके फार्मूले से जो वेवलेंथ आना चाहिए वो वेवलेंथ तो आ रही है। आपने जो फार्मूला बनाकर दिया कि 1 बाय लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, आपके फार्मूले से ये आई, हमने चेक करा बाकायदा आई, बेहतरीन तरीके से आई। लेकिन उसके अलावा ये क्यों आई, ये तो नहीं आना चाहिए थी। तो भाई अगर कोई बोले कि चलो यहाँ से यहाँ आया तो 5500, तो यहाँ से यहाँ आया तो 5450 आई होगी या 5550 आई होगी, नहीं। इस केस में जो आई वेवलेंथ, मान लो समवाट इस केस में जो आई वो आई सपोज कीजिए भैया 4000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर भी 4000 के अलावा और भी वेवलेंथ मिली, सपोज कीजिए 3950 भी मिली या ऐसे कुछ लगभग मिली। तो बोर से ये पूछा गया कि ये क्यों मिली भैया, तो बोर के पास में इनका कोई जवाब नहीं था कि जब साहब आपने बोला एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन कूदता है, बाहर से अंदर आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करता है, तो उससे जो वेवलेंथ आपके फार्मूले से आ रही है वो आ रही है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी वेवलेंथ है वो क्यों आ रही है। तो यहाँ जाकर भी बच्चों बोर जो है वो आंसर लेस हो गया।